जुड़ते रहेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग खोल दी है। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मैं कोई ऐसा सूत्र नहीं दूंगा, और लाल किताब में भी कोई ऐसा सूत्र नहीं है जिसको हम लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इतना बड़ा उपाय होना चाहिए। लाल किताब की एक खासियत है जो अक्सर मैंने देखी है कि प्रॉब्लम बड़ी होती है और मामूली से उपाय से ठीक हो जाती है। मान लीजिए दूध मंदिर में रख देने से या दूध कुत्ते को पिला देने से, ये अंधा सच है। तो लाल किताब के विषय में सबसे पहले इस बात को ध्यान कर लीजिए कि लाल किताब मामूली से उपाय से ही बड़ा बेनिफिट देगी आपको। अगर कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है, भाई ये करिए, फलाना करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। दूसरी बात, लाल किताब में कोई पूजा पद्धति का कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है। हाँ, जो देवता हैं वो ग्रहों से जोड़े गए हैं, क्योंकि जो देवता का स्वभाव है या देवी का स्वभाव है, वही स्वभाव यानी कि आचार विचार व्यवहार ग्रहों के हैं। इस कारण से उन ग्रहों के साथ उन देवताओं को कोरिलेट किया गया है। इस बात को समझिए। और ऐसा भी है कि अगर हम उस देवता का, क्योंकि उसका भी वही स्वभाव है, उसकी पूजा आराधना या उसका कोई मंत्र पाठ करते हैं, वहां से भी कंफर्टेबल जोन मिलती है प्रॉब्लम में। ये सच्चाई है और कारण वही है क्योंकि उसका भी स्वभाव वही है। इस कारण से, और पहला जो सूत्र सबसे बड़ा मैंने बोला कि लाल किताब में कुछ भी बड़े उपायों का भयानक, मतलब कहते हैं ना बड़ी। अब जैसे मेरे पास आज कुछ लोग आए, उन्होंने कहा साहब हमारा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या दिक्कत है साहब? कि जी हमारे पिताजी के साथ हमारे बहुत खराब संबंध है। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। तो भैया, पिताजी के साथ संबंध खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई ये विपदा भी नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, भाई बृहस्पति को कोई चोट लगी हुई है, बृहस्पति के घर खाना नंबर 2, 5, 9, 11 भी देखिए, 12 भी देखिए, ये बृहस्पति के घर है। क्योंकि बृहस्पति, जो लोग अनम्यूट हैं म्यूट हो जाइए। तबरीना जी आप म्यूट हो जाइए, म्यूट कर लीजिए। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरी बहुत भारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम में से ज्यादातर यहाँ पे ज्योतिष के विद्वान लोग बैठे हुए हैं। शर्मा जी म्यूट कर लीजिए। तो लाल किताब मामूली से उपाय से ठीक कर देती है, सबसे बड़ी बात है। और यही एक आकर्षण लाल किताब का है जिसके प्रति मैं कम उम्र में दीवाना हुआ, पहली बात। अब दूसरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, लाल किताबी अमूमन दूसरी ज्योतिष पद्धतियों की कभी बुराई जल्दी नहीं करता, क्योंकि हमारी किताब में बिल्कुल ताकीद दी गई है कि किसी भी दूसरी विधा का अपमान मत करिए, बदखोई मत करिए। लेकिन मैं कंटिन्यू और रूटीन में देख रहा हूं बहुत सारे दूसरी विधाओं के विद्वान लाल किताब के, और लाल किताब के साथ साथ लाल किताब के विद्वानों को भी, उनको ये मालूम ही नहीं है कि दूध बहा देना, हल्दी मंदिर में रख देना, चने की दाल बहा देना, या मंदिर में रख देना, या शमशान में पीपल का पेड़ लगा देना, ये मामूली से उपाय, ये लाखों रुपए के पत्थर रतन पहनाने से बहुत बड़ा काम करते हैं। उसका सूत्र भी मैं बता देता हूं। मैंने सिर्फ एक सुलेमानी हकीक डाला हुआ है मेरी उंगली में और कुछ नहीं, सिर्फ एक सुलेमानी हकीक, और मैं कोई पत्थर नहीं डालता। और ये भी मैंने शौक में, सुंदर लगता है ब्लैक एंड व्हाइट धारी वाला, इसलिए डाला है। इसको क्यों कह रहा हूं, आप बृहस्पति के लिए चने की दाल या हल्दी या केसर के मामूली 100, 200, 300 रुपए के उपायों में फायदा ले सकते हैं। वहां पे आपको पुखराज लाखों का डलवाया जाएगा, हजारों का डलवाया जाएगा। अब ये पत्थर आते हैं रतन की, इनको हकीकत में पत्थर नहीं बोला जाता, ये तो हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। हकीकत में ये रतन कहे गए, रतन। अब इस पे मैं दूसरा बात ये कहूंगा कि भैया जो रतन जिसको कह दिया गया है, वो कंटेनर भर के, बोरी भर के, सैकड़ों की संख्या में नहीं मिला करते हैं। बुरा मत मानिएगा कोई अगर इस चीज पे भरोसा करते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। रतन तो गिने चुने होते हैं दुनिया में। सुनार की हर दुकान पे जाके आपको कितना चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए अब दूसरी बात, आपको पहचाननी, मुझे पहचाननी, ये नीलम असली है नकली है, नीली तो नहीं दे दी। पॉइंट समझिए। ऐसा नहीं है कि पत्थर काम नहीं करते, लेकिन पत्थरों पे डिपेंड मत होइए, आम आदमी को पहचान नहीं है, इस बात को समझिए।
इसलिए 200 रुपए वाला पत्थर होलसेल का 20,000 में भी बिक जाता है। और लाल किताब में 2-4 पत्थरों का इस्तेमाल है, लेकिन वो सब 150, 200, 300 रुपए के इस बात को समझ। तो ये जरूर सूत्रों को ध्यान रखिए। अब मैं आज के जो वेबिनार से संबंधित सूत्र हैं उन पे बात शुरू कर देता हूं। देखिए, हमारी जन्म कुंडली में साथ लाया धन, यानी कि व्यक्ति के जन्म समय उसके टेबे में जो कुदरत या परमात्मा ने जो उसे साथ दिया है, यानी उस व्यक्ति पे क्या क्या होगा, उसके साथ क्या आया है, उसकी उम्र बढ़ने के साथ उसके पास क्या क्या चीज उसके काबू में होगी, उसकी क्षमता में होगी। इस चीज को जब भी देखना चाहें तो जन्म कुंडली का खाना नंबर 1, 4, 7 और 10, मैं खाना नंबर बोल रहा हूं। जो लोग लाल किताब को नहीं जानते उनके लिए मैं बोल देता हूं भाव, यानी कि घर। जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 को हम लगन को 1 बोलते हैं, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 7th हाउस, और 10th 10वां घर जन्म कुंडली के। ये इनमें जो जो इन घरों के हालात हैं, खाना नंबर 1, 7, 4, 10 के जो हालात हैं, वो व्यक्ति अपने जन्म के साथ परमात्मा ने उसको एक गिफ्ट दिया है, ऐसे समझ लीजिए, वो लेके आया है इस प्रकार से। और जन्म कुंडली के घर 9, 11 और 12, जन्म कुंडली के घर 9, 11 और 12 जब हम छोटे होते हैं, जो हमारा बचपन होता है, यानी कि हम अपने माता पिता पे डिपेंड करते हैं, वो हालात खाना नंबर 9, 11 और 12 जन्म कुंडली में जैसे घिरे होंगे, अच्छे और बुरे, वो बताएंगे कि आपके माता पिता के अंडर में थे जब आप, तब आपके साथ किस प्रकार के अच्छे और बुरे हाल रहे हैं। इस बात को क्यों बोल रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति के पास क्या होगा, वो केंद्र स्थान जिनको बोलते हैं, लाल किताबी उसको बंद मुट्ठी का खाना बोलते हैं। इस तरीके बंद मुट्ठी के घर, खाना नंबर 1, 4, 7, 10 और 9वां, 11वां और 12वां, ये हमारा बचपन हमारे माता पिता के समय में, जब हम माता पिता के काबू में थे, कंट्रोल में थे, अंडर में थे, हमने अपनी कोई कमाई नहीं करी थी, हमने जीवन में अपने फैसले लेने शुरू नहीं किए थे, यानी माता पिता का जमाना, वो होगा हमारा बचपन। और खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, यानी कि भाव 2, और यहाँ पे जो लाल किताब के नहीं है उनको ये भी क्लियर कर दूं कि ये मैं घर की बात कर रहा हूं, भाव खाना नंबर जब मैं बोल रहा हूं। मनोज कुमार जी म्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हैं, जो भी लोग जुड़े म्यूट होते रहिए, अनम्यूट ना हो, क्योंकि शोर शराबा होगा, बाकी सभी लोग डिस्टर्ब होंगे इस बात को। जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 यानी भाव 2, खाना नंबर 3 यानी कि भाव 3, खाना नंबर 5 यानी कि भाव 5, और छठा घर यानी कि भाव 6, जिसे रिपु भाव बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में। ये वक्त होता है हमारे बुढ़ापे का, यानी कि औलाद का समय, यानी कि जब औलाद परिपक्व हो चुकी है, वो कामकाज कर रही है और हम औलाद पे डिपेंड हैं, यानी कि हम रिटायर हो चुके हैं, और ये हमारी कुंडली के घर होंगे, इस बात को ही समझ लिए। यानी कि हमारी कुंडली के खाना नंबर 2, 3, 5 और 6 में जो घिरे होंगे, अच्छे और बुरे, उस हिसाब से हमें अपने बुढ़ापे में अपनी औलाद के सुख प्राप्त होंगे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि औलाद उसी मात्रा में हमारी सेवा कर रही होगी, हमारा ध्यान रख रही होगी, हमारी दिक्कत परेशानी में हमें मदद कर रही होगी, या बुढ़ापे में हमें धक्का दे रही होगी, और हम मतलब वृद्धाश्रम में तो नहीं पड़े होंगे, इस बात को समझिए। यानी कि बुढ़ापे में हमारी मिट्टी खराब तो नहीं हो रही होगी। यह जन्म कुंडली के खाना 2, 3, 5 और 6 में बैठे हुए ग्रह, वो ग्रह कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नेक हैं, पापी हैं, इस हिसाब से ये डिसीजन लिया जाएगा, इस बात को समझिए। इसी प्रकार से जब हम किसी भी व्यक्ति की दुख और बीमारी की बात करें तो उसमें सबसे पहले नजर जाती है खाना नंबर 8,
जन्म कुंडली का खाना नंबर 8, जो ये बताता है कि हमारे जीवन में दुख परेशानी किस प्रकार से हो। अब दूसरी बात, खाना नंबर 6, 8, 2 और 4, मैं 2, 6, 8, 12 नहीं बोल रहा हूं, 12 नहीं बोला है मैंने, 12th हाउस नहीं बोला है मैंने बोला है खाना नंबर 6, 8, 2 और 4, 4th हाउस। ये घर भी अपने इन घरों में बैठे हुए ग्रह अच्छे या बुरे के हालात में भी कई बार हमारे जीवन में ये साबित करते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख परेशानी किस प्रकार की रहेगी। इन घरों से भी इस चीज का ज्ञान होता है। खाना नंबर 2, 6, 8 और खाना नंबर 4, इस बात को भी समझिए। यानी कि सिर्फ 8 को मत देखिए, अकेले 8 से नहीं होगा, इसमें 8 के अलावा भी अलग अलग घरों के हालात बनते हैं, जिसमें मैंने अभी सूत्र दिया 6, 8, 2 और 4। अब हम अपने जीवन में देखिए, मैंने पहले बोला खाना नंबर 1, 7, 4 और 10, ये हम साथ लाए प्रकृति से, अपने इसको कह सकते हैं प्रारब्ध से, इसको कह सकते हैं पिछले जन्मों के कर्मों से, किसी भी तरीके से। लेकिन जो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, जीवन मतलब कि पैदा होने के बाद हमें दूसरों से जो फायदा मिलता है, जो लाभ मिलता है, दूसरों से कोई हमें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलती है, दूसरों से हमें कोई सुख मिलता है, वो जन्म कुंडली का खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह, 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह, 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह और 9वें घर में बैठा हुआ, दूसरों से जो मिलेगा, इस बात को समझिए। ये हम साथ नहीं लाए, ये किस्मत ने हमें साथ वैसे नहीं दिया है जन्म के साथ कि आपका पक्का अधिकार है। नो, पक्का अधिकार 1, 7, 4, 10 पे होता है जन्म के साथ, लेकिन हम दूसरों से जो पाएंगे वो इन 3, 11, 5वें और 9वें में बैठे हुए ग्रहों से जाहिर होगा, जो इन घरों के हालात को बिगाड़ेंगे या अच्छा करेंगे, जो ग्रह बैठे होंगे, इस बात को समझिए। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, किसी को कोई डाउट हो। खाना नंबर 3 आपके भाई बहनों से आप संबंधित होता है। अगर यहाँ पे बुध बैठ गया, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, बुध यहाँ पे मंदा होता है, नीच का होता है, कोड़ी कहा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं से कोई विशेष फायदा ना हो, कोई फायदा ना हो। इसे इस प्रकार भी समझने की कोशिश करिए। 9वां घर आपके बुजुर्गों से संबंधित मिलने वाले फायदे। 9वां घर बृहस्पति का है जन्म कुंडली के अनुसार, लाल किताब सूत्रों को अगर आप गौर से देखेंगे। अब 9वें घर में बुध बैठ जाए, बृहस्पति का दुश्मन है, उदाहरण समझने की कोशिश करिए, तो कोई फायदा ना होगा इस प्रकार से। यानी कि बुजुर्गों से लाभ ना होगा, बल्कि बुजुर्गों की खुद की हालत खराब हो जाएगी, इस तरीके से। अब एक और सूत्र है, वो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों से कहता है। हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 2, 6 और 12, ये हमारे रिश्तेदारों से, यानी कि खाना नंबर 2, 6, 12 में जो ग्रह अच्छे और बुरे हालात में होंगे, वो बताएंगे कि हमें अपने रिश्तेदारों से क्या मिलेगा। 9वें घर से बुजुर्गों के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां से फायदा मिल सकता है, इस बात को भी ध्यान करिए। दूसरी बात, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9, माफ करना, खाना नंबर 2 सेकंड हाउस और 4th हाउस, खाना नंबर, घर बोल रहा हूं, खाना नंबर 2 और 4 बुढ़ापे में अमूमन फायदा देंगे, यानी कि आराम देंगे, अमूमन खाना नंबर 2 और 4 के ग्रह। अब एक और बात, किसी व्यक्ति को, आज मैं अपने सांसारिक हालत पे ही ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए मस्ट यही होता है, औलाद के सुख, इस बात को गौर करिएगा।
नर औलाद, नर औलाद यानी कि हमें नर औलाद यानी कि बेटों का सुख कैसा होगा, इसको देखने के लिए जन्म कुंडली का खाना नंबर 1, खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 देखिए। खाना नंबर 1, 3, 5, इन घरों की जो हालत होगी, इन घरों में जो ग्रह बैठे होंगे वो ये बताएंगे कि हमें अपने जीवन में हमारी नर औलाद यानी कि बेटों के सुख किस मात्रा में मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। या कई बार देखते हैं ना औलाद से बुजुर्गों की पिटाई होते हुए, वो हालात खाना नंबर 1, 3 और 5 में बैठे हुए ग्रह बताएंगे इस बात को, नर औलाद से संबंधित। और दूसरी बात, अगर खाना नंबर 3, 5 और 11 में बुध हो तो ऐसे व्यक्ति के लड़कियां जरूर होंगी। घनश्याम सिंह जी म्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज आ रही है सर। ओ सॉरी, खाना नंबर आपने 3, आपने बिल्कुल 5 और सही कहा। 11 थैंक यू। सर म्यूट होंगे नहीं होंगे आप, हाँ, बाकी लोगों सॉरी को बोलो। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। खाना नंबर 3, 5, 11 इन घरों में अगर बुध होगा तो लड़कियां जरूर होंगी। और इन्हीं 3, 5, 11 घर में शनि और केतु होगा। 3, 5, 11 वही सेम घर बोल रहा हूं। 3, 5, 11 में बुध होगा तो लड़कियां जरूर होंगी, और शनि और केतु होगा तो लड़के जरूर होंगे। मतलब एक आसान सा सूत्र, खाना नंबर 3, 5, 11 में बुध है तो लड़कियां जरूर होंगे ऐसे व्यक्ति की। और 3, 5, 11 में शनि या केतु है तो लड़के जरूर होंगे। इस तरीके से समझिए। मैंने आज जितनी भी बातें की हैं वो ज्यादातर मैं हमारे घर परिवार से मिलने वाले सुख दुख से संबंधित ही कर रहा हूं, इस बात को समझिए। अब थोड़ा सा पति पत्नी से संबंधित हालात पे बात करूंगा। सूरज 5वें घर में हो और बृहस्पति 10वें घर में हो तो लाल किताब सूत्रों का कहना यह है, स्त्री मरे या बच्चा पैदा करके छोड़ जाए, बच्चा पैदा करके छोड़ जाए। अब इस सूत्र को समझिए, जब ऐसा कोई सेवा हमारे पास आता है जिसका सूरज भी 5वें घर में होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस बात को समझिए, और उसका 10वां घर खाली हो, तो हम अक्सर उससे पूछते हैं कि आपके बुजुर्गों का कमरा खाना नंबर 10 यानी कि पश्चिम में तो नहीं है, आपका मंदिर पश्चिम में तो नहीं है। पॉइंट समझिए। गृहस्थी खराब करने के लिए जब सूरज 5 में हो और 10वां खाली हो तब भी हम अपने क्लाइंट से इस तरीके से बात करते हैं, आप अपने घर में पश्चिम में, खाना नंबर 10 पश्चिम है, खाना नंबर 5 पूरब है, तो हम उससे ये चीज जरूर पूछते हैं, भैया सूरज 5 में देखते हुए भी कि पश्चिम दिशा में आपके बुजुर्गों का, आपके पिता या दादा का कमरा नहीं होना चाहिए, आपके घर में पूजा घर पश्चिम में नहीं होना चाहिए। और अगर किसी जन्म कुंडली में सूरज 5 और बृहस्पति 10 हो 10th हाउस का, तो पत्नी से संबंधित दिक्कत परेशानियां जरूर होती हैं, तलाक भी पाए गए हैं, बच्चा बाप के पास रह जाता है, पत्नी घर छोड़ के चली जाती है या उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से सूरज 1, खाना नंबर 1, भाव 1 लगन में, और शनिचर खाना नंबर 8 में, इस बात को समझिए। सूरज खाना नंबर 1, शनिचर 8 में, इस हालात में भी स्त्री को बहुत ज्यादा कष्ट हो या उसकी मौत तक हो जाए, तलाक हो जाए, दूरियां हो जाएं, पति पत्नी में बिछो यानी कि दूर दूर, यानी कि पति जॉब के कारण विदेश चला गया या दूर चला गया, 2000 4000 किलोमीटर, रूटीन में नहीं मुलाकात होती, इस तरीके के हालात पैदा हो जाए। सूरज 1, शनिचर खाना नंबर 8 और साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़े कलेश पति पत्नी की ना सुनेगा, इस तरीके के हालात होंगे। और एक सूत्र और है कि शुक्र यानी कि वीनस खाना नंबर 7 में बैठा हो और उसी समय बुध या सूरज में से कोई भी खाना नंबर 8 में बैठ जाए,
मैं दोबारा बोल देता हूं। शुक्र 7th हाउस में और बुध या सूरज 8वें घर में, 8 हाउस में, तब पत्नी को बहुत भारी कष्ट होता है, दिक्कत परेशानियां आती, बहुत मामूली सी गृह कंडीशन लेकिन प्रॉब्लम बहुत भारी, घर गृहस्थी से संबंधित बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है, पत्नी कष्ट में, यानी कि परिवार के सुख खराब। श्रम और शर्म में डिफरेंस पता चलता है? आयना जी म्यूट हो जाइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग म्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं। जो भी लोग हैं म्यूट हो जाए, अनम्यूट रहिए। हमें आपके घर परिवार में जो हो रही है बातें वो नहीं सुननी है, हमें ज्योतिष पे चर्चा करनी है। आपके घर में बच्चा, पति, कोई जानवर है, वो चर्चा आप इसके बात करिए या यहाँ से छोड़ के फिर कर लीजिए, अभी छोड़ दीजिए, लेकिन म्यूट रहिए, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्लास, इस बात को भी ध्यान करिए, ये वेबिनार रिकॉर्ड की जा रही है, जिन जिनके घर की आवाजें आएंगी उनको पाप लगेगा। तो भैया जब भी शुक्र खाना नंबर 7 7th हाउस में हो और उसी समय किसी की जन्म कुंडली में, मैं यहाँ पे उदाहरण भी देके आप लोगों को एक एक बता दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसी समय जन्म जन्म कुंडली के खाना नंबर 8 में बुध या सूरज में से कोई बैठ जाए तो पत्नी कष्ट में होती है। ये सवाल हम आसानी से किसी को बोल देते हैं, पॉइंट समझिएगा। लेकिन अगर किसी की पत्नी कामकाजी हो, यानी कि वो व्यापार करती हो या वो नौकरी करती हो, बात को समझने की कोशिश करिए, तो पत्नी का टेवा अलग से चलेगा। अगर पत्नी सिर्फ हाउस वाइफ है तो पत्नी का टेवा अलग से नहीं चलेगा। फिर अब दूसरा सूत्र, किसी की पत्नी दूसरे धर्म, मजहब या पंथ की है, या किसी की पत्नी बंगाल से है, पति पंजाब से है, इस तरीके का, यानी सामाजिक गैप हो, या देश का, यानी कि किसी की पत्नी अफ्रीकन है या यूरोपियन है, तब भी उनका टेवा अलग चलेगा। और ऐसे समय में अगर पत्नी के टेवे में भी शुक्र 7वें घर में आ जाए और 8वें घर में उसी समय बुध या सूरज हो, तो पति पे अटैक होगा, पति को कष्ट होगा, इस तरीके से समझिए। अब दूसरी बात, ये बात मैंने बताई जन्म समय के लिए। अगर किसी साल यही तरीके का ग्रह योग कि किसी साल किसी व्यक्ति के या किसी स्त्री के टीवी में शुक्र 7वें घर में आ गया, और या पुरुष कोई भी हो, और उसका बुध या सूरज 8वें घर में चला गया, तो उस साल जन्मदिन से जन्मदिन को साल काउंट करिएगा। जनवरी से मेरा दिसंबर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। उस साल यानी कि जन्मदिन से जन्मदिन तक उसके जीवन साथी को, मैं ऐसे बोल देता हूं, कष्ट होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। बहुत मामूली सा सूत्र है लेकिन 100% बोलता है, 100%। अब साहब इसके साथ बात करते हैं, किसी की जन्म कुंडली में शनिचर हो 12वें घर में और सूरज हो 6ठे घर में, यानी कि 12 भाव और 6ठा भाव, सूरज पहले यानी कि 6ठे भाव में, शनिचर बाद में यानी कि 12वें भाव में, तो लाल किताब कहती है पत्नी को बहुत भारी कष्ट होगा। मेरी बात समझिए, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, इसमें मौत तक भी हो जाती है, इसमें अस्पताल वगैरह में एडमिट भी, और एक बार नहीं, इस एक साल में कई कई बार भी होना पड़ जाता है। लेकिन कब, किताब को हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इसका तब निकलेगा जब व्यक्ति के घर के पीछे की तरफ से ओपन हो, वहां पे सूरज आता हो, या उसके घर के बेडरूम में सूरज की किरणें आती हो, इस तरीके से कि जैसे मैंने सूत्र बताया। मैंने एक बात कही है कि लाल किताब टोटल प्रैक्टिकल पे आधारित है, लाल किताब के सूत्र, इस बात को समझिए। अब प्रैक्टिकल कैसे है इसको समझिए। सूरज, तो सूरज आप जानते हैं रोशनी, और शनिचर अंधेरा, और बेडरूम क्या है, जन्म कुंडली का खाना नंबर 12 बिस्तर, और मकान के पीछे अमूमन लाल किताब सूत्रों में कहा गया है जो मुख्य दरवाजा है घर का, वहां रोशनी होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। अगर पीछे रोशनी आ गई तो वहां शनि कायम नहीं होगा। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, शनि जब कायम ही नहीं है
और यहां पे मैंने बोला सूरज की दृष्टि भी शनिचर पे या छठे से 12वें घर पे दृष्टि जाती है, और लाल किताब सूत्रों में 12वें घर की दृष्टि तो आएगी नहीं छठे घर पे। इस बात को समझिए। अब यहां पे ये बुराई क्यों होती है, अब इस बात को समझिए। 12वां घर है बिस्तर के सुख का, पति पत्नी के मिलन के सुख का, और जो ये दृष्टि होती है खाना नंबर 6 की 12वें घर पे, ये 100% दृष्टि होती है और 12वें घर के सुखों पे अटैक कर देती है। और 12वें घर का सुख है पत्नी का साथ। इस प्रकार से यानी कि लाल किताब में जो कहा गया है उसको वैसे ही वैसे मत समझिए। उसके साथ साथ उन ग्रह की वस्तु जिसे हम लोग आसिया बोलते हैं वो भी मैच करेगी, तभी इस प्रकार की प्रॉब्लम बड़ी होगी। अगर आसिया नहीं मिल रही है तो प्रॉब्लम छोटी होगी। इस बात को समझिए। वो वस्तु मिल जाएगी तभी बुराई आएगी। इस बात को समझिए। और दूसरी बात, लाल किताब का सूत्र है कि जब सूरज शनि को देखेगा तो शुक्र का नाश होगा। शुक्र कौन है? गृह लक्ष्मी, जीवन साथी। इस बात को समझिए। तो यहां पे ये कई चीजें मैच करती हैं। 12वां घर पत्नी का सुख, 12वें घर में शुक्र भी ऊंच का होता है। 12वें घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूरज की किरणें, यानी कि बेडरूम में जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बेडरूम में सूरज आता होगा, सूरज डायरेक्ट सनलाइट, तब भी उनको जीवन साथी से संबंधित दिक्कत परेशानी या बीमारी, इस प्रकार के कष्ट होंगे ही होंगे। ऐसे समझ। एक और सूत्र है, इससे आगे बोलता हूं। मंगल बद हो जन्म कुंडली में, मंगल बद हो और उसके साथ चंद्रमा या उसके साथ शुक्र हो जाए, तब भी जीवन साथी कष्ट में और लड़ाई झगड़े के हालात बन जाते हैं। अब यहां पे कुछ विद्वान हैं, वो सोचेंगे कि मंगल के साथ तो चंद्रमा है तो मंगल बद हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये सूत्र आज मैंने मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी लिखा था, लेकिन वहां किसी ने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा होगा मंगल के साथ चंद्रमा, और साथ नहीं साथी भी। इस सूत्र को पूरा खोल देता हूं। मंगल के साथ चंद्रमा या शुक्र, यानी कि एक साथ मंगल चंद्र, मंगल बद हो लेकिन, या मंगल शुक्र लेकिन मंगल बद हो, या फिर मंगल का साथी गिरे। मंगल का साथी का मतलब, इस बात को समझिए, मंगल का साथी यानी कि खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में हो शुक्र या चंद्र और मंगल बद हो, तब भी जीवन साथी को कष्ट, लड़ाई झगड़े जैसे माहौल क्रिएट हो जाएंगे। इस प्रकार से इस बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा मामूली सूत्र मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कोई कठिन सूत्र नहीं रख रहा हूं। इस बात को समझिए। इसी में पति पत्नी के बीच के हालात के लिए कुछ सूत्र हैं, इनको बोल देता हूं। और इन सूत्रों को बताने से पहले समझाऊंगा आपको, तो ये मान के चलिए कि पति पत्नी के बीच में तलाक, मारपीट, गृह कलेश, झगड़े फसाद किन हालात में होते हैं, उनमें से कुछ सूत्र मैंने ढूंढ के रखे हैं, इनको आपको बताता हूं और उनका कारण भी। शुक्र खाना नंबर 1 यानी कि भाव 1 यानी कि लगन, कलेश, पराई ममता का साथ। तो यहां पे ध्यान रखना है भैया, पराई ममता के चक्कर में मत पड़िए, अपने चरित्र को नेक रखिए, अपनी गृहस्थी को ध्यान दीजिए। शुक्र खाना नंबर 1। शुक्र खाना नंबर 2, शुक्र खाना नंबर 2 पति पत्नी के बीच बिस्तर के सुखों में तालमेल की कमी कर देता है। बिस्तर पे पति पत्नी के बीच में तालमेल की कमी कर देता है। शुक्र खाना नंबर 4 व्यभिचारी बनाता है, चरित्रहीन बनाता है।
और जैसे ही व्यक्ति अपना चरित्र खराब कर लेगा, उसके जीवन साथी की सेहत पे बुरा असर आ जाएगा, मंदा असर। शुक्र खाना नंबर 11, 11th हाउस, 11वां भाव। व्यक्ति में बिस्तर पर पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी, शुक्र खाना नंबर 11। सूरज 7वें घर का, सूरज 7वें घर का शुक्र को जलाता है, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब। और अगर सूरज 7वें घर में, अब लाल किताब के हिसाब से 7वें घर का मतलब होता है तुला, जहां पे सूरज नीच का होता है, इस सूत्र को भी समझ लीजिए। और अगर सूरज 7वें घर में हो और उस पे शनि राहु की दृष्टि भी आ जाए, तो व्यक्ति को अपयश यानी कि बदनामी मिलती है, बदनामी। बृहस्पति 7वें घर में हो, जुपिटर 7th हाउस में, और व्यक्ति पराई ममता यानी कि कहीं बाहर प्रेम मोहब्बत में फंस जाए, हद दर्जे का गृह क्लेश, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर, हद दर्जे का। शुक्र खाना नंबर 8, चरित्र खराब होते ही गृहस्थी पे बुरा असर। राहु खाना नंबर 7, चरित्र को नेक रखिए, नहीं तो गृहस्थी खराब हो जाएगी, और साथ में इनके अपने उपाय भी करिए। शुक्र खाना नंबर 9, 9th हाउस का शुक्र आसानी से चरित्र खराब कर देता है और भयानक कलेश करवाता है। सूरज शुक्र मिल जाएं, और खास तौर से 7वें घर में, गृह कलेश, तलाक तक के हालात, पति पत्नी के बीच मार पिटाई तक के हालात। सूरज शुक्र मुश्तरका यानी कि एक साथ। सूरज बुध शुक्र, सूरज बुध शुक्र तीनों ग्रह जब भी मुश्तरका यानी कि एक साथ हो, तो केतु को देखिए, अगर केतु अच्छा है तभी गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी, अगर केतु मंदा है तो इसमें बहुत अलग दर्जे की बुराइयां आ जाती हैं, और इतनी अलग दर्जे की आ जाती हैं कि बेटा होने पर या बेटी होने पर, इसमें अलग अलग सूत्र है कि पुरुष के टेबे में, ये मैं पूरा खोलूंगा नहीं जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदे माहौल के शब्द बोलते हैं, मैं इसलिए बोलूंगा। किताब पढ़ लीजिए, सूरज बुध शुक्र मुश्तरका एक साथ। राहु शुक्र इकट्ठे हो जाएं, बहुत भारी दिक्कत, घर गृहस्थी कलेश, तलाक, झगड़े फसाद, चरित्रहीनता। शनि चंद्र मिल जाएं, मां या सास गृहस्थी को उजड़वाने में, वो बेचारी करेगी कुछ नहीं, लेकिन उस पर इल्जाम लगेगा। और खास तौर से खाना नंबर 12 में तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इस पे असर पड़ता है, गृहस्थी मंदी। शुक्र चंद्र मिल जाएं, तब भी सास बहू के झगड़े और सास के कारण बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चंद्रमा 11वें घर में, बिस्तर पर तालमेल की कमी। मंगल बुध दोनों मिलके 7वें घर में यानी 7th हाउस में आ जाएं, तलाक तक के हालात बना देते हैं। राहु शनि शुक्र मुश्तरका हो जाएं, लड़ाई झगड़े कलेश। और शुक्र बुध मंगल मुश्तरका यानी कि एक साथ हो जाएं, तब भी इसी तरीके के हालात। ये घर गृहस्थी से संबंधित बुराइयां, इस तरीके के हालात देखें, उपाय कराएं, और उनको सबसे पहला शब्द बोलें, चरित्र को सुधारें, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके आगे कुछ अच्छाइयां बता देते हैं इसी घर गृहस्थी की, क्योंकि बुराई बुराई पे बोल देना अच्छा नहीं है, अच्छाइयां बता देता हूं। जब भी जन्म कुंडली में पति पत्नी से संबंधित हालात को देखें, तो ध्यान दें कि शुक्र और बुध, सबसे पहले शुक्र और बुध का आपसी संबंध कैसा है, वीनस और मरकरी, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मित्रता है, शत्रुता है, वैसे ये प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से
मित्र हैं, लेकिन अलग अलग घरों में बैठने के हिसाब से या किसी के एक के घर पे दुश्मन बैठने के हिसाब से इनमें आपस में दुश्मनी वाले भाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी परमानेंट ना तो दुश्मन है, जैसे राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट मित्र नहीं है। कोई भी पार्टी किसी के साथ भी गठजोड़ कर लेती है जिनके खिलाफ लड़ती है, और उन्हीं के साथ फिर एक भी हो जाती है। इस बात को समझिए, चुनाव के बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा करती है। वैसे ही गिरोह को समझिए आप, ये सीरियस बात है। लेकिन राजनेताओं पे और राजनीतिक पार्टियों पे बोल दिया है मैंने, वहां भी ऐसा ही होता है। यही हाल गिरोह का है। गिरह अपनी अपनी कंडीशन, अपने अपने घर, अपनी अपनी जड़ के हिसाब से ही मित्र या शत्रु हैं। प्राकृतिक रूप से जो उनको कुदरत ने मित्र बना के भेजा है, लेकिन वो कुंडली में उस हिसाब से नहीं चलते हमेशा। कई बार दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, जैसे खाना नंबर 159 के संबंध है त्रिकोण के, वैदिक में बोला जाता है। वैसा ही लाल किताब में भी बहुत सारे सूत्र हैं। दोस्तों, जब भी बुध और शुक्र को देखें, यानी कि गृहस्थी से संबंधित हालात देखें। अब इसको समझिए, खाना नंबर 7 पे शुक्र और बुध दोनों का मिला जुला असर आता है, मुश्तरका असर। खाना नंबर 7 पे गृहस्थी की चक्की, खाना नंबर 7। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बीच में दिक्कत फिर आई है? आ रही है सर। आ रही है, आ रही है जी। नहीं नहीं, हो यहाँ शायद नेट की दिक्कत बार बार हो रही है। क्या है, वैसे तो बहुत अच्छी स्पीड ली हुई है 300 Mbps की, पता नहीं फिर भी आज दूसरी बार दिक्कत आ गई, स्क्रीन एकदम वाइट हो गई। चलिए, जब भी घर गृहस्थी की बात करें तो सबसे पहले शुक्र बुध आपस में कैसे संबंध है, उसके बाद ही फाइनल होगा। फिर आता है खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 में देखेंगे राशि तुला। तुला राशि का मालिक स्वामी शुक्र है, लेकिन गृहस्थी की जो तराजू है उसके दो पलड़े हैं, पति पत्नी। इस बात को समझ, इसलिए शुक्र बुध मुश्तरका के साथ साथ खाना नंबर 7 को जरूर चेक करें। खाना नंबर 7 में कौन ग्रह बैठा है, खाना नंबर 7 के क्या हालात हैं सबसे पहले। अब इसमें इन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। शुक्र और बुध का आपसी संबंध जैसा होगा और खाना नंबर 7 के जैसे हालात होंगे, 7th हाउस। इस बात को समझिए। वैसे ही गृहस्थी से संबंधित पति पत्नी के बीच, यानी मर्द औरत के बीच संबंध होंगे, शुक्र बुध और 7 मान। अब दूसरी बात, इसी जोड़े के साथ, पति पत्नी के जोड़े के साथ आगे की चीजें समझिए। अन्य ग्रहों से संबंध, यानी अन्य प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट से शुक्र और बुध का बृहस्पति से जैसा संबंध होगा, अच्छा या बुरा, वैसी ही इस जोड़े की इज्जत, आबरू और भाग्य, भाग्य यानी किस्मत की चमक होगी। शुक्र बुध का जैसा संबंध बृहस्पति से होगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, कम अच्छा तो कम अच्छा, और इसका असर जाएगा इज्जत, आबरू, मान सम्मान और भाग्य की चमक, यानी किस्मत की चमक। और शुक्र बुध का जैसा संबंध सूरज के साथ होगा, शुक्र बुध का जैसा संबंध सूरज के साथ होगा, वैसा ही उनका जीवन में गुजारा चलेगा। जैसा सूरज के साथ संबंध होगा शुक्र बुध का, वैसा उनका आपस में व्यवहार, खान पान, इस प्रकार से गुजर गुजरान, इस तरीके से समझिए। और शुक्र बुध का जैसा संबंध चंद्रमा से होगा, जैसा संबंध चंद्रमा से होगा शुक्र बुध का। अब ये दोनों इकट्ठे बैठे हो या अलग अलग बैठे हो, ये भी ध्यान कर लीजिए। सिर्फ साथ बैठ के बात नहीं कर रहा हूं, बेशक अलग अलग हो तब भी इनका जैसा संबंध होगा चंद्रमा के साथ, वैसा ही धन संपत्ति, रुपया पैसा और गृहस्थ में शांति, मतलब रिलैक्स के माहौल होंगे, जैसा चंद्रमा के साथ संबंध होगा। और जैसा संबंध शुक्र बुध का मंगल के साथ होगा, मंगल के साथ, उसी प्रकार से औलाद से संबंधित हालात होंगे। शुक्र बुध का
मंगल के साथ संबंध तय करेगा कि औलाद के सुख कैसे होंगे, औलाद होगी नहीं होगी, कितनी होगी, इस प्रकार से कब सुख देगी, तक कामयाब होगी, फेल होगी, पढ़ेगी लिखेगी कि नहीं, इस तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाना नंबर 5 को ना देखा जाए, इस बात को भी ध्यान करिए, वो भी देखना पड़ेगा। खाना नंबर 5 तो बृहस्पति भी देखना पड़ेगा, सूरज भी देखना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान करिए, ये अलग से सूत्र है। और शुक्र बुध का शनि के साथ जैसा संबंध होगा उसी प्रकार से उस जोड़े का घर मकान जायदाद का हाल होगा। और शुक्र बुध का जैसा संबंध राहु के साथ होगा उसी प्रकार से उनके जीवन में खुशी, गम, बीमारी, सेहत, दुश्मनी, इस तरीके के हालात खुलेंगे। और शुक्र बुध का जिस प्रकार का संबंध केतु से होगा, केतु, शुक्र बुध का जैसा केतु से संबंध होगा उसी अनुपात में वैसी ही खुशी, ऐशो आराम, जीवन की तरक्की जैसे हालात खुलेंगे, इस बात को समझिए, यह है सबसे बड़ी बात। अब इसी में कुछ और बात कर लेते हैं। अच्छाई मैंने बता दी है, इन अच्छाइयों को समझने की कोशिश करिए। संतान, अब आ गया हूं प्रॉपर संतान के ऊपर, इस बात को समझिए। संतान से संबंधित दुख, संतान से संबंधित दिक्कत, संतान की दिक्कत या संतान में दिक्कत, बात समझिए मेरे, मैं शब्दों को दोबारा बोल रहा हूं, संतान की दिक्कत या संतान से दिक्कत या संतान के कारण दिक्कत, ये कुछ सूत्र हैं मेरे दिमाग में, इनको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्र बुध मंगल खाना नंबर 3 में हो, थर्ड हाउस, तीसरा भाव 3, और 9वां और 11वां घर खाली हो, तो ये जो मैंने 3-4 हालात बोले हैं, संतान की दिक्कत, संतान से दिक्कत और संतान दिक्कत में, इस तरीके के हालात आएंगे जब शुक्र बुध और मंगल मुश्तरका यानी कि एक साथ होकर खाना नंबर 3 में हो। लेकिन ध्यान करिए 9वां और 11वां घर खाली। शुक्र बुध राहु, भैया कौन है ये, म्यूट हो जाओ भाई, अरे भैया आप बाहर निकल जाओ यार, बोलना ही है तो। शुक्र बुध राहु खाना नंबर 7 में मुश्तरका होके, शुक्र बुध राहु, इसी तरीके के हालात संतान से या संतान के कारण या संतान में ही दिक्कत। और शुक्र बुध केतु भी साथ में घर में हो तब भी यही हालात आते हैं, इसको समझिए। बृहस्पति या सूरज के दुश्मन ग्रह, अब बड़ा सूत्र समझने की कोशिश करिए, बृहस्पति या सूरज के दुश्मन ग्रह जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 3, 5 या 9 में बैठ जाए, बृहस्पति यानी जुपिटर गुरु और सूरज के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 3, 5 और 9 में बैठ जाए, तब भी संतान की ये तीनों चारों कंडीशन बनती है। मंगल चौथे घर में और शुक्र केतु खाना नंबर 1 में, फर्स्ट हाउस में, तब भी इसी तरीके के मंदे हालात। शनिचर राहु मुश्तरका होके यानी कि एक साथ खाना नंबर 9 में, तब भी संतान से संबंधित इसी प्रकार के हालात क्रिएट होंगे। सूरज छठे घर का, मंगल 10वें या 11वें घर में। अब यहां पे मैं कुछ सूत्र दूंगा आपको उदाहरण के साथ, इनको समझिएगा। मंगल छठे भाव में यानी कि छठे घर में और उसी समय मंगल 10वें या 11वें घर में हो, तब भी संतान से संबंधित दिक्कत परेशानी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, यहां उदाहरण खोलने की कोशिश करूंगा। किसी जन्म कुंडली में सूरज 5वें घर में हो और उनकी किचन
किचन मंगल से संबंधित है, ध्यान करिएगा। पश्चिम की तरफ हो, पश्चिम की आखिरी दीवार पे हो, पॉइंट समझिएगा, तो मंगल 10वें में या 11वें घर में कायम हो जाएगा, उसको भी छोड़ दीजिए। किसी के ताऊ साथ रहते हो और ताया का कमरा पश्चिम दीवार के पास हो, ताऊ भी बड़ा भाई, बाप का बड़ा भाई ताऊ, मंगल से संबंधित। किसी का अपना भाई का कमरा ही पश्चिम की तरफ, यानी खाना नंबर 10 और 11 दोनों पश्चिम और पश्चिम की दीवार, और बेशक वो 10वां और 11वां अगर खाली हो, लेकिन सूरज 5वें में है तो दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। इस बात को समझ, इस तरीके से समझ। शनिचर खाना नंबर 3 और सूरज खाना नंबर 5, शनिचर तीसरे भाव का, सूरज 5वें भाव का। औलाद की उम्र कम। सूरज राहु, ये खुद के लिए बोल रहा हूं, सूरज राहु मुश्तरका यानी कि एक साथ खाना नंबर 10 या 11, व्यक्ति की खुद की उम्र कम। और लाल किताब तो इशारा देती है कि ये ऐसे व्यक्ति की उम्र लगभग 45 ईयर्स। इस बात को समझिए, इस तरीके का इशारा देती है, एक बड़ी बुराई। अब इन्हीं में कुछ और सूत्रों को देने की कोशिश करता हूं, थोड़े से बुराइयां ज्यादा हो गई हैं, कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छा। चलिए सावधानियां कुछ बता देता हूं, वैसे तो ये सावधानियां अमूमन लाल किताब के विद्वानों को पता ही हैं, लेकिन फिर भी छोड़िए, सावधानियां रहने दीजिए। कुछ अच्छी चीजें बताता हूं। मसनूई, सबसे पहले तो बोल देता हूं मसनूई का कॉन्सेप्ट आज यहां खोलूंगा। मैंने अभी तक अपनी किसी भी क्लास में मसनूई का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं खोला है, लेकिन आज इस फ्री वेबिनार में खोलता हूं। और हकीकत में इस मसनूई के कॉन्सेप्ट को बड़े बड़े धुरंधरों ने नहीं समझाया अभी तक ढंग से, मैं क्लियर बोलता हूं। बस मसनूई है यानी कि दो ग्रह के मिलने से बनावटी, मसनूई का मतलब है बनावटी, या कह सकते हैं दिखावटी एक ग्रह का निर्माण होता है। इस बात को समझिए। जब भी जन्म कुंडली में सूरज शुक्र मुश्तरका होते हैं, सूरज और शुक्र मुश्तरका का मतलब मैं बोल दूं जिनको नहीं मालूम है एक साथ, तो इससे बनावटी ग्रह जिसको बोलते हैं मसनूई, बृहस्पति बनता है। बृहस्पति, सूरज शुक्र मुश्तरका यानी कि एक साथ, इन दोनों के एक साथ होने से निर्माण होता है बृहस्पति का। यानी कि उस जन्म कुंडली में जो बृहस्पति है वो तो है, लेकिन एक और दिखावटी बृहस्पति बन गया है। इस बात को समझिए। इनका उपायों में भी इस्तेमाल होता है, इनको तोड़ा भी जाता है और मसनूई बनाया भी जाता है उपायों के माध्यम से। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो तो क्लास में ही संभव है। यहाँ तो एक मर्यादा है कि हमें घंटे 1.5 घंटे ही बोलना है, बात समझिएगा। और उसमें भी आज थोड़ी दिक्कत आ गई है। देखिए, जब हम सूरज शुक्र मुश्तरका से बने हुए यानी कि बनावटी बृहस्पति की बात करेंगे, तो ऐसे समझ के चलिए इस बनावटी ग्रह का जो संबंध है, जो ताल्लुक है, वो औलाद की पैदाइश से है, औलाद के जन्म से है। लेकिन ये ध्यान करिए, इसका संबंध औलाद की जिंदगी से नहीं है कि वो कायम रहेगी या नहीं रहेगी। नो, सिर्फ औलाद की पैदाइश से है इसका संबंध, औलाद की जिंदगी से नहीं है, सिर्फ पैदाइश से। उसकी मौत हो जाएगी, बुरा शब्द है लेकिन बोलते हैं भैया, सूत्रों में है इसलिए बोल रहा हूं। साथ रहेगी, नहीं रहेगी, कम उम्र में पूरी हो जाएगी, उससे कोई संबंध नहीं है। नो, सिर्फ औलाद की पैदाइश से इसका संबंध है। अब इस सूरज शुक्र को समझिए। शुक्र शरीर और सूरज है आत्मा, सोल। सूरज शुक्र को समझिए, आत्मा और शरीर। एक शरीर है तो दूसरी आत्मा है, और शुक्र शरीर है, सूरज आत्मा है।
ये सिर्फ रूह के आने जाने से संबंधित है। रूह, आत्मा, सिर्फ इसका संबंध रूह के आने जाने से संबंधित है, ऐसे समझिए। मतलब कि बृहस्पति इतना फायदा जरूर दे देगा कि औलाद पैदा जरूर होगी, बस। इससे आगे मत सोचना इसका संबंध, इससे आगे कुछ नहीं है इसका। फिर साहब आते हैं शुक्र बुध मुश्तरका, यानी कि एक साथ शुक्र बुध से बनता है तीसरे ग्रह का निर्माण सूरज। यहाँ पे वैसे ही समझिए, शुक्र बुध एक सूरज, और असली सूरज तो कुंडली में कहीं भी होगा ही होगा, नेचुरल है वो तो। इस मुश्तरका यानी कि बनावटी ग्रह योग का कारण समझिए, इसका क्या बेनिफिट होगा। सिर्फ माता के पेट में जो गर्भस्थ शिशु होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी में जो बच्चा मां के गर्भ में होता है, जहां अंधेरा होता है उसको रोशनी देने का काम करता है, ऐसे समझिए। सिर्फ गर्भस्थ शिशु को, यानी प्रेगनेंसी में पेट के अंदर जो माता के पेट में बच्चा है अंधेरे में, उसको रोशनी देता है। पैदा होने के बाद उस बच्चे की किस्मत और उसके माता पिता की किस्मत को रोशनी देता है। पॉइंट समझिए। शुक्र बुध मुश्तरका बनावटी ग्रह बना सूरज, इसका संबंध माता के पेट में, जब बच्चा गर्भ में है अपनी माता के, उस समय उस अंधेरे में उसे रोशनी देगा, और पैदा होने के बाद उसके वालिदैन यानी माता पिता की किस्मत को रोशनी देगा। अंधेरे घरों में चिराग रोशन करा देगा, इतनी बड़ी ताकत है। अंधेरे घरों में भी रोशन चिराग कर देगा। और इसका कारण क्या है कि शुक्र बुध मुश्तरका चालाकी बहुत ज्यादा देते हैं, इस बात को समझिए। अब मैं यहाँ पे इस सूत्र के साथ एक सूत्र जोड़ के दे देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी का बृहस्पति 7वें घर में है, मंदा है ना, रुपए पैसे से संबंधित कोई सुख नहीं देता, औलाद से संबंधित सुख नहीं होते, बाप से कुछ मिलता नहीं, भाई बहन भी नुकसान ही देते हैं, है ना। यानी कि उस व्यक्ति की किस्मत को जो कसा, यानी कि कमजोर हो गई ना। अगर उसके घर में बेटा पैदा हो जाए बुध शुक्र मुश्तरका का, और खुदा ना खास्ता परमात्मा करे कि वो अच्छे घर का हो जाए, 7वें घर का हो जाए, ऐसे समझ लीजिए, तो उसके बाप की जो किस्मत कमजोर है उसको भी चमका देगा। किन्हीं कारण से उसकी माता की किस्मत कमजोर है तो उसको भी चमक दे देगा। और एक और सूत्र, शुक्र बुध मुश्तरका व्यक्ति में चालाकी देता है, होशियारी देता है, तेजी देता है। अब व्यक्ति तेज होगा, होशियार होगा, तो वो फायदा निकाल लेगा, वो अपने घर परिवार को ऊंचा उठा लेगा, अपने माता पिता को सपोर्ट हो जाएगी। इस सूरज का उस व्यक्ति को गर्भ में रहते हुए माता के बेनिफिट, और जन्म के बाद उसके, क्योंकि सीधा सा शब्द है, अंधेरे घरों में चिराग जला देगा, यानी कि जहां कोई कमी है उस कमी को पूरा कर देगा, परिवार की किस्मत को, परिवार के भाग्य में रोशन कर देगा, इस तरीके से। फिर साहब आ जाते हैं तीसरा बनावटी ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा कैसे बनता है? जब जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूरज मिल रहे हों तो निर्माण होता है चंद्रमा का। तीसरा ग्रह बनावटी, असली नहीं, ये भी ध्यान करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ऐसे व्यक्ति की औलाद, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी, उसकी उम्र, धन दौलत, मानसिक हालात, रात की नींद, रात का सुकून, रात का आराम, माता का प्रेम, माता की गोद, पिता का प्रेम, इन सब चीजों से संबंधित फैसला होगा जब बनावटी यानी कि मसनूई चंद्रमा इस तरीके से। इसमें व्यक्ति के शरीर में खून
खून के हालात, उस व्यक्ति की दिमागी ताकत, मानसिक मजबूती, ऐसे समझिए, दिमागी ताकत गलत शब्द हो जाएगा, मानसिक मजबूती, उस व्यक्ति को अपने जीवन में दुनियादारी के यानी कि भौतिक सुखों का फैसला इस बनावटी चंद्रमा से होगा, ऐसे समझिए। और ये कॉन्सेप्ट अभी तक लाल किताब की दुनिया में अधूरा पड़ा हुआ है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। शुक्र कैसे बनता है? राहु केतु मिलने से। राहु केतु से निर्माण होता है दोनों मिलने से शुक्र का। सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर की मिट्टी, हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारी खाल, गृहस्थी का सुख शुक्र, गृहस्थी हालात में रुपए पैसे जायदाद के हालात, गृहस्थी से संबंधित सांसारिक सुख, और गृहस्थी होगी तो औलाद का जन्म, यानी कि औलाद की पैदाइश की ताकत। शुक्र जोश खरोश है हमारे शरीर का, इस बात को समझिए। हमारा चाल चलन नेक या खराब, हमारे जीवन में अयासियां या शौक मौज, चाओ मंग, हमारी चमड़ी के हालात, हमें मिलने वाले भोजन के हालात, और दुनियादारी से संबंधित हमारे घर में जैसे शौक मौज की क्या वस्तु है, ये इस बनावटी शुक्र से संबंधित हालात के अनुसार होंगे। इस बात को समझिए। अब बात करेंगे मंगल, लेकिन मंगल में दोनों की बात करेंगे, नेक भी और बद भी। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि सूरज शनिचर मुश्तरका हो जाते हैं। सूरज शनिचर मुश्तरका तो मंगल बद, और सूरज बुध मुश्तरका तो मंगल नेक। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस विषय पे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आवाज क्लियर है? मेरी पिक्चर काफी लेट दिख रही है मुझे, आवाज तो क्लियर है ना? फर्स्ट क्लास है सर। अच्छा, आवाज तो अच्छी जा रही है, पिक्चर लेट सवेर हो जाए कुछ नेट की दिक्कत की वजह से, अब भी कंटिन्यू चल रही है। मैं पिक्चर ही बंद कर देता हूँ। मंगल बनावटी, दोनों मंगल की बात, सूरज शनि से मंगल खराब यानी कि बद। लाल किताब में सूत्र है कि जो ग्रह बुरा है उसे बद बोला जाता है, ऐसे समझ लीजिए, और जो ग्रह अच्छा है उसे नेक समझा जाता है। और इसके सबसे बड़े जो पहलू हैं वो सबसे पहले होते हैं, सूरज बुध जब एक साथ हो जन्म कुंडली में तो मंगल नेक हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम तो यहाँ बनावटी की बात कर रहे हैं, इसलिए शुक्र 9वें घर में होगा या शुक्र बुध 9वें घर में होंगे, हम उन विषय पे बात नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ बनावटी की बात हो रही है, इस बात को समझ। इसलिए सिर्फ सूरज बुध मंगल नेक और शनि सूरज यानी कि मंगल बद पे बात करेंगे। इसका इस बनावटी मंगल का जो संबंध होगा हमारे शरीर के खून की गर्मी, हमारे शरीर की खून की गर्मी, खून के दौरे की तेजी, खून के दौरे की तेजी, हमारी मर्दानगी, पौरुष शक्ति जिसे बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हमारे घर में कन्या औलाद का गर्भ, मतलब कन्या औलाद का जन्म होगा या नहीं, ये बनावटी मंगल कन्या औलाद से भी संबंध रखता है। यानी कि हमारी मर्दानगी में कन्या औलाद यानी कि लड़की पैदा करने की ताकत मंगल बनावटी से संबंधित। और
औलाद के बाद फिर औलाद, इनसे भी संबंध, उसकी भी ताकत। हमारी उस औलाद का संसार में नाम रोशन होगा, नाम चारों तरफ फैलेगा या बदनामी होगी, इसमें कुंडली वाले की खुद की भी और बच्चे की भी बदनामी होगी क्या, इस बात से समझिए। और इसके अलावा औलाद पैदा करने की ताकत, यानी कि वो चाहे नर औलाद हो चाहे कन्या औलाद हो। कन्या औलाद पे अलग से बोला और दोनों औलाद नर और कन्या पे अलग से। औलाद पैदा करने की ताकत, शरीर का जोर मतलब ताकत, हमें आने वाला क्रोध, गुस्सा, हमारा पराक्रम, और औलाद को जिंदा रखने की ताकत, मतलब औलाद जिंदा रहेगी, आगे या नहीं रहेगी, वो मंगल बद और नेक के अनुपात में होगा। और देखिए, जो बनावटी बृहस्पति, सूरज, शुक्र, वो सिर्फ औलाद से, पैदाइश से संबंधित है कि पैदा होगी। लेकिन जब हम मंगल बनावटी की बात करते हैं तो औलाद के जिंदा रहने की जो ताकत है उसका संबंध होगा। ललित मोहन जी म्यूट होइए। हम बात करें बुध, बुध का निर्माण होता है जब दो ग्रह मिलते हैं और उनके नाम है बृहस्पति राहु, यानी बृहस्पति राहु मुश्तरका यानी कि बुध। इस बुध का, इस बनावटी बुध का, इस दिखावटी बुध का संबंध औलाद के रिश्तेदारों से ताल्लुक, संबंध, लड़कियां, बहनें और हमारी लड़कियों की नस्ल का आगे बढ़ना, यानी कि लड़की के लड़की, हमारे घर की बहुओं के आगे लड़कियां, हमारी बहन के आगे लड़की, इस तरीके से समझिए, हमारी बेटी के आगे एक और फिर बेटी, इस बनावटी बुध का, यानी कि बहन बेटियों की नस्लों का बढ़ना या रुकना, होंगी या नहीं होंगी। और औलाद की जिंदगानी, उनकी जिंदगी के मतलब, इसको समझिए, उनकी किस्मत का मैदान कैसा होगा, उनकी जिंदगी में कितनी तरक्की, ऊंचाई नीचाई होगी, कामयाबी होगी ना होगी, वो ताकत उन बच्चियों के अपने निजी यानी व्यक्तिगत हालात, उन बच्चियों में, अब समझिए, अगर बुध बुरा हो, बद हो, तो इस हालात में हमारी उन बच्चियों की, उन बहनों की बदनामी, उनमें गुस्सा, उनकी हानि नुकसान वगैरह हालात इस बनावटी बुध में छुपे होंगे, ऐसे समझ। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो अच्छा ही होगा या बुरा ही होगा। अब यहाँ पे समझिए, बृहस्पति और राहु किस घर में मिल रहे हैं, इस बात को समझिए, कितने अच्छे वाले घर में मिले, कितने बुरे वाले घर में मिले, उस हिसाब से इनका निर्धारण होगा, ऐसे। अब बात करेंगे शनिचर की। यहाँ शनिचर के भी मंगल की तरह दो स्वभाव हैं, इस बात को समझिए। शुक्र और बृहस्पति तो शनिचर केतु स्वभाव का यानी नेक माना गया है। मंगल बुध अगर मिल जाए तो शनिचर मंदा माना गया है, यानी कि राहु जैसा स्वभाव हो जाता है। शनिचर की दो चीजें हैं। अगर एक बार पानी ले लें, अगर जन्म कुंडली में शनि दो प्रकार से बनता है, शुक्र शनिचर, शुक्र और बृहस्पति मिल जाए, शुक्र और बृहस्पति मिल जाए तो शनिचर नेक माना गया है, शुक्र बृहस्पति, क्योंकि उसका जो शनिचर है उसका स्वभाव केतु के हिसाब से होता है, और केतु को एक
वफादार ग्रह माना गया है, उससे संबंधित केतु को भी वफादारी माना जाता है। वैसे केतु के भी दो स्वभाव हैं, ये सच्चाई है। और जब मंगल बुध मिल जाए तो इससे जो शनिचर का निर्माण होता है, बनावटी शनिचर का, वो होता है राहु के स्वभाव का। राहु को हमेशा बुराई से संबंधित माना गया है, लेकिन ऐसा परमानेंट कहीं भी नहीं। इस बात को समझ लीजिए। इस शनिचर का जो संबंध है वो है इस बनावटी शनिचर का संबंध। शनिचर अच्छा या नेक होगा वो आपको बृहस्पति शुक्र और मंगल बुध से पता चल जाएगा। और इस शनिचर बनावटी का संबंध होगा औलाद के ताकत, औलाद का बल, औलाद की सोच, औलाद पैदा करने की ताकत, हमारी कमर और हमारे पैरों में कितनी ताकत है, कितने शक्तिशाली हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे कंधे में कितनी ताकत है, हमारे बालों की क्या क्वालिटी है, हमारे नाखूनों की क्या ताकत है। और मज्जा, हमारी हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उसे मज्जा कहा जाता है, जिसका संबंध हमारी हड्डियों की मजबूती से होता है। यानी कि हमारी मज्जा की क्या ताकत है। और शनिचर अगर नेक है तो वो केतु के स्वभाव से जानकारी होगी। और शनिचर मंगल, देखिए बृहस्पति शुक्र में शनि नेक है तो केतु का स्वभाव होगा, उसको भी देखिए। मंगल बुध है तो राहु को भी देखिए। और मंगल बुध है तो फिर उसका शनिचर का स्वभाव राहु जैसा हो गया। तो यहाँ पे बड़ी नेगेटिव बातें हैं, कहते हुए भी डर लगता है, लेकिन बोल दूं भैया, बीमारी, जहमत, मुकदमे, जेल, जमीन जायदाद के झगड़े, मृत्यु तुल्य कष्ट, इस तरीके से। अब साहब राहु और केतु दो ही ग्रह बचे हैं, बस इसके बाद आज समाप्त करेंगे। मसनुई, मसनुई राहु ये भी दो प्रकार से बनता है, एक मंगल शनि और एक सूरज शनि। मंगल और शनि जब एक साथ हो जाए तो राहु की तासीर है वो ऊंच फल की हो जाती है। यानी कि राहु ऊंच के, यानी कि अच्छे नेक फल दे देगा। और जब सूरज शनि मिल जाए तो राहु बद हो जाता है, यानी बुराई की तरफ हो जाता है। राहु बिगड़ा हुआ हाथी हो जाता है, यानी कि पागल हाथी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कहीं भी चला जाए तो उजाड़ देगा। बात समझिएगा। अब इस बनावटी राहु को समझेंगे। यह बृहस्पति के असर को कम करेगा, यह बृहस्पति को चुप करा देगा, यह बीमारी देगा काय की, सांस की, यह झगड़े फसाद करवाता है, यह मौत तक दे सकता है, यह तपेदिक यानी कि टीवी जैसी बीमारी दे सकता है, यह बीमारियों का स्वामी है, यह खून की बीमारी भी दे सकता है, यह औलाद की पैदाइश को रोकता है, छुपी हुई खराबियां, और जिसे कहते हैं ना दैवी आपदा, इस प्रकार के हालात खड़े कर देता है। यानी कि जीवन में भूकंप लेके आता है। इनके हालात को पूरी तरह देखने के बाद कि किस घर में मिल रहे हैं, फिर डिसीजन लीजिए। अब साहब केतु पे बात कर लेते हैं। केतु का निर्माण भी दो तरीके से होता है, एक ऊंच और एक नीच। शुक्र शनिचर किसी टेबे में मिल जाए तो केतु ऊंच, चंद्र शनिचर मिल जाए तो केतु नीच। और आप सभी जानते होंगे कि केतु का संबंध औलाद से है। औलाद का बढ़ना, तरक्की करना, फलना फूलना, औलाद की गिनती, इस बात को समझिए। अब एक और बड़ा सूत्र, इसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, केतु से संबंधित। मंगल बुध और बृहस्पति की ताकत को एक जगह करने वाली ताकत, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मंगल बुध और बृहस्पति, इन तीनों की ताकत को एक जगह, केतु की तीन टांग, ध्यान करिएगा, मंगल बुध बृहस्पति, केतु की तीन टांग। इसलिए केतु मंगल और मंगल बुध और
बृहस्पति की ताकत को, शक्ति को एक जगह करने वाली ताकत, यह नर संतान और कन्या संतान को मिलाने वाली ताकतें हैं। नर संतान और कन्या संतान को मिलाने वाली ताकतें, वहां पे देखिए बुध भी शामिल है, इस बात को भी ध्यान करिए। केतु हमारा पूरा यूरिनल फंक्शन है, किडनी से लेके नीचे तक, इस बात को ध्यान करिए। और इसी केतु को शुक्र का बीज भी कहा जाता है। शुक्र का बीज, शुक्र तो स्त्री है और केतु औलाद है, बात समझिए। बृहस्पति या मंगल जब जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 या 12 में हो, बृहस्पति या मंगल, बृहस्पति 6 और मंगल 12 में हो तो ऊंच केतु भी मंदे असर दे देता है। ऊंच का केतु भी मंदे असर दे देता है जब बृहस्पति छठे घर में और मंगल 12वें घर में हो। इस प्रकार से समझिए। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूं अब।